नमस्कार, मैं एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, आज के हमारी लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाद पत्र यानी कि प्लेंट में कौन कौन से तथ्य आपको मेंशन करना जरूरी है। यदि आप वाद पत्र में, प्लेंट में वो सब चीज़ें नहीं लिखते हैं, उनमें से कोई भी चीज़ छोड़ते हैं, तो आपका वाद पत्र यहाँ पर खारिज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट कंटेन शुड बी इन प्लेंट, व्हाट कंटेन शुड बी इन प्लेंट ड्राफ्टिंग। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए थे सिविल प्रोसीजर कोड में, उसमें हमने जाना था कि प्लीडिंग के अंदर क्या क्या आता है। प्लीडिंग के अंतर्गत आपका आता है प्लेंट और आता है WS, वाद पत्र और प्रतिदावा। तो फ्रेंड्स, प्लेंट क्या होता है? प्लेंट से आपके वाद, अब सिविल सूट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, सिविल मामलों की प्रक्रिया शुरू होती है वाद पत्र से। वाद पत्र मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसे आप तैयार करते हैं और उसके माध्यम से आप जो भी रिलीफ मांगते हैं, आपके जो भी राइट का वायलेशन हुआ है, आपका जो भी राइट बनता है, आपकी जो रिलीफ बनती है, वो उस डॉक्यूमेंट से आप सिविल कोर्ट में जब आप मांग करते हैं तो वो कहलाता है वाद पत्र यानी कि प्लेंट के जरिए आप सिविल कोर्ट में मामलों की शुरुआत होती है प्लेंट के जरिए। तो फ्रेंड्स, प्लेंट को तैयार करना ही, अगर आप ऐसा एडवोकेट हैं तो सबसे पहले आपको यही मालूम होना चाहिए कि प्लेंट को तैयार कैसे किया जाए। आपकी फर्स्ट ये क्लास कह सकते हैं, फर्स्ट ये लर्निंग कह सकते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि हम देखें कि प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए। प्लेंटिफ का नाम होना चाहिए। यदि प्लेंटिफ एक से अधिक हैं तो प्लेंटिफ जितने भी हैं उनके नाम होने चाहिए। उनका रेसिडेंस क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो उसमें मेंशन होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी तरीके से जो दूसरी पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, ओपी है, वो उसका भी जो डिफेंडेंट जिसे कहते हैं सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत, तो उसका नाम होना चाहिए। एक से अधिक यदि डिफेंडेंट हैं तो उन सभी डिफेंडेंटों को, उसमें जो भी आप डिफेंडेंट बना रहे हैं, उन सभी के नेम उसमें मेंशन करना जरूरी है और विथ देयर रेजिडेंस, उनके एड्रेस के साथ आपको ये मेंशन करना। दोनों पार्टी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, सबसे पहले आप ऊपर यही देखेंगे। उससे भी पहले आए तो सबसे पहले प्लेंट में होता है कोर्ट का नाम, किस कोर्ट में आप मुकदमा दाखिल कर रहे हैं, किस कोर्ट में आप यहाँ पर अपना वाद प्लेंट दाखिल कर रहे हैं, उस कोर्ट का नाम, फिर प्लेंटिफ का नाम, फिर वर्सेस डिफेंडेंट का नाम। इस तरीके से फॉर्मेट होता है। फिर दोस्तों, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो आपने सबसे पहले जान लिया कि कोर्ट का नाम होना चाहिए, प्लेंटिफ है, एक प्लेंटिफ है या कितने भी प्लेंटिफ हैं उन सभी के नाम होने चाहिए, उनका एड्रेस होना चाहिए, और जो डिफेंडेंट है, एक डिफेंडेंट है या कई डिफेंडेंट हैं, उनका नाम और एड्रेस होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो हम बात करते हैं वो है वेयर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज ए माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ए स्टेटमेंट ऑफ दैट इफेक्ट। यदि जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, यदि वो माइनर है या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, यदि मतलब वो पागल किस्म का व्यक्ति है जो अपने वाद को खुद नहीं लड़ सकता है, या फिर माइनर है, 18 वर्ष से कम उसकी एज है, तो ये उसमें मेंशन करना चाहिए कि उसकी ओर से कौन यहाँ पर वाद लड़ रहा है, वो मेंशन करना चाहिए। और हम आगे बात करें तो द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ लेना चाहिए। द फैक्ट्स कंटेनिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज, कॉज ऑफ एक्शन और कब ये पैदा हुआ, कॉज ऑफ एक्शन कब अरोज हुआ, ये आपको मेंशन करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, ये जितने भी लीगल जो एडवोकेट्स हैं या लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वो समझ लें, चाहे क्रिमिनल कार्रवाई हो चाहे सिविल की कार्रवाई हो, कॉज ऑफ एक्शन के बगैर ये कार्रवाई शुरू नहीं होती। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब समझ लें कि कोई ऐसी घटना हुई जिससे कि आपका राइट पैदा हुआ, किसी की लाइबिलिटी पैदा हुई,
जो कि कानून के अंतर्गत आपको दी गई है। तो मतलब कॉज ऑफ एक्शन मतलब कि अगर हम टेनेंट का मामला लें, टेनेंट और लैंडलॉर्ड का, एक मकान मालिक और एक किराएदार, महीना पूरा होने के बाद भी जो किराएदार है वो किराया नहीं दे रहा है, उसे नोटिस दे दिया गया तो अभी वो किराया नहीं दे रहा है, तो इस समय क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। उसने नोटिस देने के बावजूद भी किराया नहीं दिया, तो उस दिन ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आपने लीगल नोटिस की जो फॉर्मेलिटी है वो भी पूरी करी, तो कॉज ऑफ एक्शन ये अराइज हुआ कि उसने किराया नहीं दिया, हमने लीगल नोटिस दिया तब भी उसने किराया नहीं दिया। तो ये होता है कॉज ऑफ एक्शन का एक्शन। मतलब अभी और भी हमें एग्जांपल ले लें कॉन्ट्रैक्ट का। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं अपने दुकान से ये माल, ये कोई भी पंखे बेचता है, कूलर बेचता है, कोई भी, मैं आपको 10 दिन में ये माल आपको पहुंचा दूंगा और आप मुझे रुपए दे दिए। उसने रुपए दे दिए और आपने माल नहीं पहुंचाया, 10 दिन होने के बाद भी आपने माल नहीं पहुंचाया, तो 10वें दिन क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। तो कॉज ऑफ एक्शन के बिना आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते। तो यदि आप भूल गए को कॉज ऑफ एक्शन लिखना, तो आपका ये सिविल सूट यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है, इस कारण से कि आपने कॉज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं किया। अब बात करते हैं कि द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ ज्यूरिडिक्शन, कि कोर्ट को, जिस कोर्ट में आपने सिविल सूट दाखिल किया है, क्या उसे ज्यूरिडिक्शन है, चाहे पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन हो, चाहे लैंड सीमाओं वाला ज्यूरिडिक्शन हो। तो जिस ज्यूरिडिक्शन के माध्यम से आप कोर्ट में जा रहे हैं उसे सुनने का अधिकार है या नहीं, तो आपको ये लाइन भी प्लेंट में मेंशन करनी पड़ेगी। और फिर बात करते हैं कि ए स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ ज्यूरिडिक्शन एंड कोर्ट फीस। तो आपका वैल्यूएशन कितना है, आपने आप जिस सिविल सूट दाखिल कर रहे हैं, प्लेंट आपने बनाई, तो आपका सिविल सूट में आपकी वैल्यूएशन क्या है, आप कितने रुपए की आपकी डिमांड है, उसके अनुसार आपकी फ़ीस कितनी हो रही है, कोर्ट फीस। तो ये आपको मेंशन करनी पड़ेगी अपनी वैल्यूएशन की, आपका वैल्यूएशन 50,000 है, 30,000 है, 1,00,000 है। तो वैल्यूएशन जो पेक्यूनियरी लिमिट है उसमें लाने के लिए आपको या फिर आपकी जो भी पेक्यूनियरी लिमिट है, मतलब कि आप 50,000 का दावा कर रहे हैं, किसी से रिलीफ मांग रहे हैं, तो उसके अनुसार किस कोर्ट में मामला जाना चाहिए वो देखने के लिए ये लाइन भी आपको प्लेंट में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। द रिलीफ क्लेम्ड बाय प्लेंटिफ सिंपली और इन दी अल्टरनेटिव। तो आपने जो प्लेंट में रिलीफ मांगी है वो आप ऐसे मांग सकते हैं कि मुझे ये मकान पे ये कब्जा दिलाया जाए, पोजीशन दिलाया जाए, क्योंकि ये किराएदार है, इसको निकाल के एजेक्ट करके मुझे यहाँ पर पोजीशन दिलाया, ये कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि ये साथ में या इसके अलावा जो भी उचित आदेश हो वो भी जो कोर्ट को अच्छा लगे, जो उचित लगे, वो भी आदेश यहाँ पर प्रदान किए जा सकते हैं। तो अल्टरनेटिव आप रिलीफ भी मांग सकते हैं और साथ में जो रिलीफ आप मांगना चाहते हैं वो भी है। ज़्यादातर मामलों में या कहें लगभग सभी मामलों में अल्टरनेटिव रिलीफ मांगी जाती है कि कोर्ट जो भी उचित आदेश समझे वो भी दे। हम ये मांग तो कर ही रहे हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए, और यदि और क्या है, कोर्ट को जो भी उचित आदेश लगता है वो उसके साथ हमें प्रदान करें, वो ऐसा ऑर्डर करें। वेयर द प्लेंटिफ फाइल्स ए सूट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, द फैक्ट शोइंग दैट द प्लेंटिफ हैज़ एज एन एक्चुअल एग्जिस्टेंस इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट मैटर। तो यदि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का यदि आपने सिविल सूट दाखिल कर रहे हैं, तो आपको प्लेंट में ये बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इंटरेस्टेड हैं, आप किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें, किस तरीके से आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये आपको मेंशन इसमें प्लेंट में करना पड़ेगा। और अगला पॉइंट है वेयर द प्लेंट हैज़ अलाउड ए सेट ऑफ रेलिंक्विश ए पोर्शन ऑफ हिज क्लेम द अमाउंट सो कॉल्ड और अलाउड और रेलिंक्विश्ड। यदि आप प्लेंट में ये लिख रहे हैं कि किसी अमाउंट का सेट ऑफ करने के लिए आपने यहाँ पर दावा डाला है, या यहाँ पर आपने कोई रेलिंक्विश, कोई राइट है आपका, उसमें से सिर्फ कुछ राइट का मांगा है और पूरे राइट का नहीं मांगा है, कुछ का
त्याग कर दिया है, तो ये सब चीज़ें भी आपको मेंशन करनी चाहिए। सेट ऑफ मतलब आप जानते ही हैं सेट ऑफ का मतलब क्या है। जैसे कि दो पार्टी हैं ए और बी। ए ने बी से 10,000 रुपये लिए, ए ने बी से 10,000 रुपये लिए, लेकिन बी पर उसके क्या है पहले के 5,000 रुपये थे। तो 10 में से 5,000 घटा दिए जाएंगे और 5,000 रुपये ही यहाँ पर ए को बी को देने हैं। लेकिन मतलब जो भी दोनों पे हिसाब है वो बराबर कर दिया जाएगा, घटा जोड़ के एक दूसरे पे, जिस पे एक दूसरे का उधार है वो घटा घटू के यहाँ पर ये क्या कर दिया जाएगा, घटा के बराबर कर दिया जाएगा। जितना अमाउंट बचेगा वो दिलाया जाएगा। ये कहते हैं सेट ऑफ। वेयर द सूट इज रिकवरी ऑफ मनी द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ द क्लेम्ड। यदि आपने कोई सूट रिकवरी ऑफ मनी के लिए डाला है कि आपने रुपए उधार दिए और वो रुपए नहीं दे रहा है, या आपने कोई माल बेचा वो रुपए नहीं दे रहा है, तो आपको यहाँ पर अमाउंट प्रिसाइज द अमाउंट क्लेम्ड, आपने कितना अमाउंट रह गया है उसे आप मेंशन करेंगे। वेयर द सूट इज़ फॉर अकाउंट्स और मीन प्रॉफिट और फॉर द मूवेबल इन द possession of the defendant or the debts which cannot be determined approximate amount और value thereof। तो मीन प्रॉफिट की बात है या मूवेबल इन पोजेसन, किसी के कब्जे में आपकी कोई मशीन है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि वो अर्निंग कर रहा है, तो मीन प्रॉफिट का मतलब ही होता है गलत तरीके से आपकी वस्तु से कोई फ़ायदा ले रहा है। तो उसका कितना अमाउंट होगा तो वो आप निश्चित नहीं कर सकते कि इतना होगा, उसने किस किस तरीके से प्रयोग किया, तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट कितना लगभग अमाउंट है वो आपको ऐसी स्थिति में मेंशन करना होगा। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में कोई सूट दाखिल कर रहे हैं कि मुझे इसने मकान बेचा और ये उसका आप मुझे पोजेसन नहीं दे रहा है, मैंने मकान ख़रीदा लेकिन ये खाली नहीं कर रहा है, पोजेसन मुझे नहीं दे रहा है। तो मकान कहाँ पर सिचुएटेड है, उसका मकान नंबर क्या है, उसके आसपास की कोई सिचुएशन लैंडमार्क है क्या है, जिससे कि उसकी पता चल सके कि वो आइडेंटिफाई हो सके, तो वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है। द इंटरेस्ट एंड द लायबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया गया कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी लायबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट, दूसरी पार्टी की इसमें लायबिलिटी क्या है वो आपको मेंशन करनी है। वेयर द सूट इज बार्ड द ग्राउंड अपॉन विच द एग्जेम्पशन फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज क्लेम्ड। यदि आप टाइम पर सिविल सूट नहीं लेकर आए, आपका 6 महीने का था समय कि आप सिविल सूट कोर्ट में दाखिल करें, उसके बाद आप सिविल सूट दाखिल कर रहे हैं, तो आप उन परिस्थिति को बताएं कि आपने क्यों 6 महीने में आप सिविल सूट दाखिल नहीं कर पाए और क्यों आपको एग्जेम्प्ट यहाँ पर किया जाए और आपको दोबारा यहाँ पर सुना जाए टाइम निकलने के बावजूद भी, ये आपको बताना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें आपने इसमें समझी। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपको कॉज ऑफ एक्शन, सबसे महत्वपूर्ण बात कॉज ऑफ एक्शन आप नहीं लिखेंगे तो आपका वाद यहाँ पर खारिज हो जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पर प्रेयर नहीं लिखेंगे, रिलीफ के लिए प्रेयर नहीं लिखेंगे तो आपका यहाँ पर दावा खारिज हो जाएगा। और आपने यहाँ पर वैल्यूएशन ठीक नहीं किया तो कोर्ट आपसे बोलेगी कि इसका वैल्यूएशन ठीक करें, इस पर स्टाम्प ठीक से लगाएं जितनी स्टाम्प इसमें लगनी चाहिए, और आप निश्चित समय पर आए यदि स्टाम्प नहीं लगाते हैं तो आपका वाद यहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बताई हैं मैंने, तो आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए, नहीं तो दूसरी पार्टी आप इसका फ़ायदा उठा लेगी और आपके दावे को यहाँ पर खारिज करवा सकती है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे WS रिटन स्टेटमेंट में आप क्या क्या लिखना चाहिए, व्हाट कंटेंट शुड बी इन रिटन स्टेटमेंट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।